आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन समय समय पे, अलग अलग समय पे चले, जिसके अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं प्रार्थना समाज की बात करेंगे। पहला कौन सा है? प्रार्थना समाज। अरे चुप रहो, इधर देख लो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रार्थना समाज का नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई थी। धार्मिक सुधार के लिए चला बनाई गई एक संस्था थी ये प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1817 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखना, एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई और कब की गई, और इसमें सहयोग किया था संयोगकर्ता। महादेव रानाडे। संयोगकर्ता में पहला नाम किसका है? महादेव रानाडे और कैलाश चंद्र सेन, जिसे हम कहते हैं केसी सेन। इन तीनों के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, लेकिन मूलभूत रूप से इसका संस्थापक किसे माना गया? आत्माराम पांडुरंग को। ध्यान रहेगी तीन चीजें। दूसरा लेते हैं यंग भंग आंदोलन। यंग भंग आंदोलन चला। यह चला 1826 से लेकर 1831 तक। यह भी एक धार्मिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किया एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था हेनरी विलियन। हेनरी विलियन, जो कि बंगाल में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे। कौन थे ये? बंगाल में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर बताया गया इन्हें। तो ये अंग आंदोलन भी कहां चला? बंगाल में चला। किस रूप में चला? सुधार के लिए, धार्मिक सुधारों के कार्यों के लिए। जो हिंदू विश्वविद्यालय था, वहां के प्रोफेसर हेनरी विलियम के द्वारा सुधार करने के लिए वहां के छात्रों के साथ मिलकर यह आंदोलन चलाया था, जिसे हम यंग भंग, यंग का मतलब जवान, और व्यवस्था को भंग करने के लिए चलाया गया आंदोलन। आगे नाम मिलता है एक व्यक्ति का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम सुना होगा? सुना है क्या? ये थे ब्राह्मण। क्या थे? अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप ब्राह्मण ही ब्राह्मण को जा रहे, ब्राह्मण जो अच्छे हैं वो भी तो पढ़ाए हैं ना। भाई मैंने क्या कहा? हर सिक्के के दो पहलू है। समाज में अच्छे लोग भी है तो बुरे लोग भी है। पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे, पता नहीं कौन सा उठा के पूछ ले। तो यहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। संस्कृत कॉलेज के
प्रिंसिपल। और कहां पे? बंगाल में। इनका संबंध कहां से है? बंगाल से ही है। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ थे। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा पे केवल अधिकार ब्राह्मणों का होना चाहिए। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किसी ने एक बार ले लिया था संस्कृत, तो उसको कहा गया था एक बार कि भैया तुम्हारा क्या काम, तुम उर्दू पढ़ो। हुआ था शायद ऐसा कुछ मामला, ज्यादा नहीं है, साल 2 साल पुराना ही है शायद, सोशल मीडिया पे भी खूब हाईलाइट रहा था। तो उस व्यवस्था का विरोध करने वाला अगर सबसे पहले व्यक्ति का नाम आता है तो वो जिन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा पर केवल ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है, सभी पढ़ सकते हैं। अगर तुम एकाधिकार की बात करते हो तो मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं। तो संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार के खिलाफ थे ये एकाधिकार के खिलाफ। कि भाई जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। लेकिन उस समय क्या था, प्राचीन भारत में जाओगे कि भाई जो संस्कृत है वो केवल उच्च वर्ग के लोग ही यूज करेंगे उसका, खास तौर से ब्राह्मण। बाकी निम्न के आप देखोगे इतिहास उठा के तो शायद उनके साथ संस्कृत बोलने पे या श्लोक उच्चारण करने पे जीभ काट ली जाती थी या कानों में तेल पिघला कर डाल दिया जाता था। शायद हो सकता है इसीलिए इन्होंने इस चीजों का विरोध किया। इसके अलावा 1856 में इन्होंने एक काम किया जो कारण भी बना आगे जाकर 1857 की क्रांति का। क्या बताया था मैंने कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों से लागू करवाया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया। किनको कहकर? अंग्रेजों के कहकर। और ये भी मैंने आपको बताया था धार्मिक कारण बना था 1857 की क्रांति का, पढ़ा रखा है मैंने कि ब्राह्मणों ने क्या कहा कि यह हमारी व्यवस्था रीति रिवाजों के खिलाफ है। अब भैया लाने वाला कौन है? तो ये गलत कैसे हुआ? समाज में कुछ होंगे गलत लोग जिन्होंने इसका विरोध किया। नहीं, एक विधवा अपना इतना बड़ा जीवन कैसे बिताएगी? अरे सती प्रथा को समाप्त करने में भी संयोग अगर किसी का था तो वो ब्राह्मण का ही था। राजा राम मोहन राय, पढ़ाया था ना। अगर कोई इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जाता है तो विरोध करने वाले भी इन्हीं में से कोई होगा। आगे बात समझ में। 1856 के बाद में इन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लेके आए, एक्ट लागू करवाया। क्या मतलब था भाई? लड़कियों, बस हम तो लगे धूनी जमाने, पढ़ा किसी व्यक्ति को नहीं। अरे तुम्हारे विवाह की जो उम्र थी वो 14 वर्ष रखवाई थी इस एक्ट के तहत। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ध्यान रखना, इस एक्ट के तहत लड़की की विवाह की उम्र मिनिमम 14 वर्ष रखवाई थी। पहले तो भैया 5 साल की सुबह कर लेता, 12 सुबह कर लेता। इसीलिए तो प्रसव प्रक्रिया के दौरान असहनीय दर्द के कारण लड़कियों की मौत हो जाती थी। इसीलिए समाज में लड़कियों की संख्या कम हो गई थी धीरे धीरे। आई बात समझे? फिर कि इसको 18
18 की हिंदू विधवा अधिनियम, देखो नोट बता रहा हूं, ध्यान रखना, हो सकता है आरएस लेवल पे या अन्य लेवल पे भी आपको ये चीजें पूछ ले। एक आया था 1929 में, 1929 में शारदा एक्ट। कौन सा? शारदा एक्ट आया था। अब देखो नेटिव मैरिज एक्ट जब आया उस समय कितनी रखी गई? 14 वर्ष। अब ये आया तो इस समय उम्र लड़की की विवाह की वही 14 वर्ष है, लेकिन इस समय लड़के की भी उम्र फिक्स कर दी 18 वर्ष। इस समय फिक्स नहीं थी, इस समय फिक्स नहीं थी। 60 बरस का डोकरा भी 14 वर्ष की छोरी से ब्याह कर लेता था। पैसा क्या होना चाहिए? अभी तू धड़ा गरीब हो, तेरे से कौन कर लेगी? और जब जेब में है गांधी तो हर जगह है अपनी आंधी। सारा जोर गांधी जी का है। बस यही तो कमी है कि हम भारतीय होकर भारतीय महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50 से अधिक देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जेब में रखना, रख। कौन बोल रहा है तभी तो आंधी होगी? फोन में क्यों, दिल में रख फिर, है? देखो शारदा एक्ट के तहत क्या किया गया कि लड़की की उम्र और लड़के की भी फिक्स कर दी भैया 18 साल। अब इस समय क्या था, 60 बरस का डोकरा भी 14 वर्ष की छोरी से ब्याह कर लेता था, और आज 14 वर्ष वाली 10वीं पास नहीं कर रही है, उस समय ब्याह कर लेती थी। तो लड़कियों पे तो क्या है, शुरू से ही अत्याचार रहा है। ये तो भला करो बी आर अम्बेडकर के आने के बाद कि हिंदू कोड बिल लेके आया और इनको इतने अधिकार देके गया जिनको शायद अभी तक इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अगर जिस दिन ये लड़की वर्ग या महिला वर्ग पढ़ लिया ना, उस दिन पुरुष चौराहे पे मिलेगा, मेरे को इतना तो कन्फर्म है। एक्सेप्ट करता है इस चीज को तू कि चौराहे? लेकिन लड़कियां क्या है, ज्यादा पढ़ लेती है ना तो मिसयूज ज्यादा करने लग जाती है चीजों का। समस्या ये भी है, या अधिकारों को जान लेती है ना तो उन अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं, जो करती है ना वो किसी से बाप से भी नहीं डरती। आई बात समझ में? अब यहां पे 18 कर दी तो वो एक कहते हैं ना कि चाह उठे ब्याह की तो 20-25 में कीजिए। क्या? कि ब्याह की जब चाह उठती है ना तुम्हारे दिलों में, शरीर में, तो 20-25 में ही कर लेनी चाहिए। अगर चाह 60-70 की उम्र में उठे तो खोल लीतरा कपाल पे दीजिए। कपाल का मतलब होता है सिर, हाँ माथा। अब इसके बाद में एक एक्ट और आया जो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में आया, जिसमें था हिंदू विवाह अधिनियम। क्या था? हिंदू विवाह अधिनियम, विधवा नहीं है, अधिनियम। यह अधिनियम लाया गया 1978 में। कब आया? 1978। इसके अंतर्गत लड़की की जो उम्र रखी वो रखी 18 वर्ष। क्या रखी? और इसके तहत जो लड़के की उम्र रखी वो रखी 21 वर्ष। ये उम्र ठीक थी। अठारह और 21, ये उम्र सही थी। अब आप 18 में सरकार चुन सकते हो लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। लड़के लड़कियां कुछ भी मान लो, 18 में आप वोट देके सरकार चुन सकते हो लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते, क्योंकि अब कितनी कर दी,
21 तो कर दी लड़कियों की और 23 के आसपास कर दी लड़कों की, मतलब आधा बुढ़ापा तो निकल गया। कभी करके देख लेना, और किसी व्यक्ति को पता है कि यहां पे ये इस उम्र से कम कर रहा है, जिस दिन जेल पहुंच जाओगे ना उस दिन बाहर नहीं निकल पाओगे। 14 वर्ष, फिर 14 18 आई, फिर 18 और 21, और वर्तमान में क्या है, वर्तमान समय में है लड़की की उम्र होनी चाहिए 21 और लड़के की होनी चाहिए 23। लेकिन वर्तमान में इस उम्र के पहले पहले सारे कांड हो जाते हैं, इस उम्र से पहले पहले सारे कांड हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया जो उम्र थी वो ये थी, फुल ऑफ जवानी आती है इस समय। हार्मोन हार्मोन जो होते हैं लड़के और लड़कियों के फुली तरीके से शो आउट होते हैं इस समय। इस उम्र में ना तो लड़की घर वालों की सुन पाती है ना लड़के घर वालों की सुन पाती, जो मन में आता वही करते हैं, और हिलोरे मारती है जवानी, हाय। और जब जब सावन आएगा जब तब साजन आएगा, और फिर गाना कौन से गाएगी लड़कियां। तो 3 से 4 डेट, लेकिन सबसे पहले इसमें प्रस्ताव बदलाव का जो लेके आए वो कौन लेके आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेके आए थे, ध्यान रखना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज। तो 3 काम है इसके, संस्कृत भाषा से एकाधिकार हटाया ब्राह्मणों का, 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू करवाया, और नेटिव मैरिज में लड़कियों की उम्र कितनी करवाई, 14 वर्ष। इसके बाद में लेते हैं आर्य समाज। कौन सा, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे, दयानंद सरस्वती। यह भी एक तरीके से धार्मिक सुधार आंदोलन ही कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला समाज की जो स्थापना की वो रमाबाई पंडित। महिलाओं को आगे लाने के लिए। इसकी स्थापना 1883 में की गई। कब आया ये, 1883 में। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती है, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन। भारत का मार्टिन लूथर। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी, अपने राजस्थान में, ध्यान रखना, अजमेर। अजमेर में मृत्यु कैसे हुई, तो कहते हैं एक जोधपुर की वेश्या थी जिसका नाम था नन्नी जान। जोधपुर की वेश्या नन्ही जान के द्वारा जहर देने के कारण जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पैर खींच के गिराने वाले बहुत होते हैं। उदयपुर भी गए थे, ध्यान रखना, पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती राजस्थान में कहां आए थे, तो उदयपुर, और उदयपुर के अलावा अजमेर। और अजमेर में ही इनकी क्या हो गई मृत्यु। जोधपुर की कोई लड़की थी, उसने इसको जहर दे दिया था।
प्रचार प्रसार, धार्मिक सुधार के लिए। तुम्हारी गलत फहमी है क्या? दुर्गाष्टमी बनाते हो ना, एक बार दुर्गा का चरित्र पढ़ लेना। फिर कामाख्या देवी पढ़ लेना है। इसको ले जाना है समय, एक बार गुवाहाटी दर्शन करा लाना इसको, कामाख्या देवी के। है, उतारो। इसको वहां पे भी ले जाना, महाराष्ट्र में है ना वो, कौन से महादेव है यार वो। पैसा इकट्ठा कर ले, पूरा राजस्थान घुमा दूंगा, चाहे लोन ले ले, और वो लोन भी मैं दिलवा दूंगा तेरे को। 250 करोड़, 250 लाख, बहुत है इतना तो। ये तो 250 करोड़ हो गए। दो बार अलग अलग बोला है मैंने, क्योंकि ये वाला खर्चा तो मेरा है और 250 लाख वाला तेरा है। नहीं आएगा, वो 25 अरब के आसपास निकलेगा सीधा। देखो, और सबसे पहले अगर पैसा हो जाता है तो सबसे पहले चलेंगे अपन जैसलमेर, वो कैंप देखने। फिर वहां से शुरुआत करेंगे पूरी राजस्थान की। हाँ, वो कालबेलिया नृत्य। अब मैं जब कल बात करके गया, कल सारे दिन मोबाइल जब भी चालू करूं, कालबेलिया डांस ही आ रहा है। जैसलमेर वाले कौन है? जैसलमेर वाले चाचा कौन है? कुछ भी हो, एक बार जीवन में जैसलमेर जाके आना है। एक तो तनोट माता का मंदिर है वहां पे प्रसिद्ध, कभी पाकिस्तान की बॉर्डर नहीं देखी, वो देख के आनी है कि कैसी दिखती है। उतार लिया। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना ढंग से। ये जो लास्ट वाले बताए ना, प्रमुख क्रांतिकारी नेता, पेपर दे के आओगे ना उस दिन, देख लेना क्वेश्चन कैसे गिरेंगे वहां पे। और नहीं पता हो तो पुराने पेपर उठा के देख लेना।
कर दो ऊपर। क्यों? क्यों? 21। क्यों? हाँ भाई, कहीं ना कहीं है ना, कोई सी आईडी तोड़ेगा फिर तो। बच्चों का क्या करेगा तू? देखो, दयानंद सरस्वती के बारे में वो लिख लेना, इनका मूल नाम था मूल शंकर। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। है? उसका वो गाना नहीं आता क्या? जुगनू की पायल बांधी है, ये आग नहीं ये आंधी है। बढ़े आगे।
भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? दयानंद सरस्वती। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई कांच जो था, कांच इनको खिला दिया गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं जहर खिलाने की वजह से मृत्यु हो गई। बारीक पीसा हुआ, मिट्टी की तरह लगता है वो, खाने के साथ पता नहीं लगता। कास्ट रना होता है ना तब तक पता लगता है, जब वो पिस जाता है ना बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह, तब पता नहीं लगता। इसलिए तो कहते हैं बाहर के खाने से बचो। हो गया। अगले धार्मिक सुधार लेते हैं हम ज्योतिबा राव फूले। हाँ भाई, अब क्रम कर लिया। देखो, ज्योतिबा राव फूले जो अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत या धार्मिक सुधार के अंतर्गत नाम आता है, और जातीय भेदभाव का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कह सकते हैं। हालांकि इनकी जो जाति मिलती है वो जाति हमें बताएगी ये माड़ी। जाति क्या है? माड़ी। और इनके साथ पहली बार भेदभाव जब हुआ, जब ये अपने मित्र की शादी में गए थे, तो भाई दोनों साथ साथ पढ़े थे। अब दोनों साथ साथ पढ़े तो दोस्त ने इनवाइट किया, शादी में चले गए। अब शादी में चले गए तो वहां पे जो उसके रिश्तेदार वगैरह समाज के लोग थे, तो उसे पता लगा कि भाई ये शूद्र निम्न जाति का है, तो इनके साथ भेदभाव किया गया और इन्हें बारात से निकाल दिया गया। तब जाकर इनके हृदय पे चोट लगी कि मनुष्य मनुष्य में कैसे भेदभाव पैदा कर सकता है, मनुष्य मनुष्य में कैसे भेदभाव पैदा कर सकता है। और इसी जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, समाज की स्थापना की महाराष्ट्र में, और स्थापना की थी 1873 ईस्वी में, जिसका मेन उद्देश्य था जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना। और इसी के लिए इन्होंने कार्य किए, और बाद में जितने भी बड़े बड़े समाज सुधारक आए वो इन्हीं की बातों को आगे तक लेके गए, जिसमें अंतिम कार्य, अंतिम बार जो किया वो बी आर अम्बेडकर के हिस्से में आता, जिसने पूरी जातीय व्यवस्था को बदल के रख दिया था। इन्हीं की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। लड़कियों को अगर पढ़ना है तो इसको पढ़ लो,
क्योंकि तुम्हारी शिक्षा के लिए कोई सरस्वती देवी नहीं लड़ने आई। पता है शायद ये चीज नहीं आई। तुम्हारी शिक्षा के लिए अगर कोई आगे आया था समाज में तो ज्योतिबा राव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले आई थी, जिसकी अभी कुछ दिनों पहले 4 अप्रैल को शायद मूवी भी आई थी, जिसका विरोध किया गया था। क्यों विरोध किया गया, कोई बता सकता है? मूवी अच्छी नहीं थी, जो व्यवस्था थी उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है। और आज हम इतने आधुनिक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जातिगत द्वंस जो लोगों के मन में वो भरा है। भरा है, क्यों भरा है? या तो हम पढ़ लिख के भी अनपढ़ जाहिल बन रहे हैं धीरे धीरे। अभी कल परसों ही है हरिओम, उत्तर प्रदेश में हरिओम नाम के कोई व्यक्ति की मारपीट की हत्या कर दी गई। चलो हत्या कर दी, अच्छी बात है, लेकिन उस पर बाथरूम करना, ये कहाँ का न्याय है? भाई हत्या करनी थी, हत्या कर दी, अच्छी बात है, तुम हत्या करनी थी, लेकिन उस पर बाथरूम करना, जातीय प्रताड़ना देना, ये कहाँ का न्याय है? और ये भारत की सभ्यता पे दब्बा है। ऐसी जो हरकतें हो रही है ना, वो तो हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, ये भी समझ नहीं आ रहा। कौन सा देश बनाना चाहते हैं? शायद इसीलिए विराट कोहली छोड़ दिया। स्टेटमेंट सुना था आपने? वायरल हुआ था उसका स्टेटमेंट। उसमें क्या था कि भाई भारतीय राजनीति और सामाजिक दशा को देखते हुए मैं हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। पॉस्कोड बोलते हैं ना, वो आया था शायद। कहां पे अभी? इंग्लैंड। क्योंकि वहां क्या कहते हैं, 2 करोड़ रुपए दो, हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे। अधिकतर जो यहां से फ्रॉड करके भागता है ना, वो वहीं जाता है। 2 करोड़ रुपए दो, हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे। है तो 200 करोड़ का घपला करो, 2 करोड़ उन्हें दे दो, बाकी अपने पास ऐसे जिंदगी बिताओ। है अच्छी बात है, तू भी सोचता है, मेरे को पता नहीं, तू सोच भी लेता है। तो ध्यान रखना, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका इन्हीं को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। कहते हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ी थी ये महिला। कहते हैं जब ये पढ़ाने जाया करती थी तो समाज की ही अन्य महिलाएं इनके ऊपर गोबर फेंका करती थी, कीचड़ फेंका करती थी। तो ये जब स्कूल या जहां पे पढ़ाने जाया करती थी, वहां पे 2 कपड़े जोड़ी लेके जाया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं रास्ते में जाऊंगी तो मेरे पे कीचड़ फेंका जाएगा और कीचड़ों में मैं भरी पढ़ा नहीं सकती। तो 2 ड्रेस लेके जाती थी बैग में। जैसे वो कीचड़ गिरते, कपड़े खराब हो जाते, उनको बैग में डाला, साफ कपड़े पहनकर बाद में पढ़ाने जाए। क्योंकि शिक्षक का पहला फर्ज क्या है? स्वयं को साफ सुथरा रखोगे तभी आप अच्छे विचार दे सकते हो। अभी आप क्लास में कोई लोटपोट कीचड़ में आए, मैं बैठने दूंगा क्या? क्योंकि नेचर अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तब जाकर आप सही तरीके से पढ़ा पाओगे। इसके अलावा और भी कई कहानियां मिलती है। कहते हैं इन्हीं के साथ में एक महिला और थी, फातिमा बीबी। जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए किसका साथ दिया? सावित्रीबाई फूले का। और लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोलने के लिए इन्हें जो जगह दी वो भी किसी मुसलमान ने दी थी। अपना घर दे दिया था, अपनी जगह दे दी थी लड़कियों की एजुकेशन के लिए। पता था? पढ़ते कहां? 4% ही तो पढ़ रहे हैं जो IAS IPS गवर्नमेंट जॉब में,
जिन्होंने एजुकेशन का मतलब सही तरीके से समझा है। हकीकत तो ये है? हकीकत तो ये है। इनके द्वारा जो जगह मिली वहां पे लड़कियों के लिए स्कूल खोला, या लड़कियों के लिए, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, नहीं नाम भी बताता मैं, लड़कियों के लिए विद्यालय हेतु जगह दी थी इन्होंने। तब जाकर लड़कियां पढ़ी, शिक्षित हुई, और महिला शिक्षित होने के बाद में 3 परिवारों को शिक्षित करने लगी, स्वयं का परिवार, ससुराल और अपने आने वाली पीढ़ी को। इसीलिए देखो, महिलाओं से संबंधित या सामाजिक स्तर पर कोई भी योजना होती है महिलाओं के थ्रू लागू करवाई जाती है, इसके द्वारा। इसीलिए देखो, आशा सहयोगिनी चलता है ना आंगनबाड़ी केंद्र, वहां क्यों कोई पुरुष नहीं बैठता, वहां पे महिलाएं क्यों बैठती? महिलाएं 3 परिवारों को शिक्षित करने का काम करती है, एक तो वर्तमान पीढ़ी, एक आने वाली पीढ़ी, और एक खुद के परिवार को, और एक ससुराल को। तो 3 पीढ़ी हो गई। तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही आज महिलाएं आप देखोगे तो आईएएस, आईपीएस है, वैज्ञानिक, डॉक्टर, पता नहीं किस किस फील्ड में अपना नाम ऊंचा कर रही है। तो ये थी सावित्रीबाई फुले और इनके पति का योगदान, उतार लेना। तो क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि भाई सत्य शोधक समाज की स्थापना कहां और किसके द्वारा किसने की? तो महाराष्ट्र में 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। आज वो नहीं है किरण, पूजा, कितने हो गए? 6। धार्मिक सुधार में हो गए क्या?